व्हाट इज अ सेट? तो बेसिकली सेट क्या है? कलेक्शन तो है, पर सिर्फ किसी चीज़ों को कलेक्ट करके हम सेट बोल देंगे ऐसा नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट के से स्टार्ट होता है। यू राइट थिंग्स इन द सेट एंड देन यू क्लोज बाय यूजिंग अ क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट, राइट? बट सिर्फ कलेक्शन बोल देने से सेट नहीं होगा। सेट होता क्या है? सेट इज अ कलेक्शन, राइट? पर कलेक्शन तो है, पर कैसे ऑब्जेक्ट्स का है? कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए ना, वो कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं हम लोग। सेट के अंदर जो चीज़ें हैं उसको एलिमेंट्स कहते हैं। तो वो कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग। यानी एक सेट के अंदर एक ही चीज़ को दो बार नहीं लिखा जाता, सबसे पहले। सेकंड, वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई एलिमेंट जाएगा या नहीं जाएगा। उसके रिगार्डिंग कोई भी एम्बिग्विटी, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ये सेट में जाएगा या नहीं जाएगा। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1 2 2 4 लिख रही हूँ तो ये सेट होगा क्या? नहीं, कलेक्शन तो है बट ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तुमने एक ही एलिमेंट को दो बार लिख दिया। तो इतना तो क्लियर है कि जो सेट होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। सेम चीज को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब वेल डिफाइंड मीन्स व्हाट? सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन माई क्लास। क्या लिख रही हूँ? कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ओके, तो अब मैं कह रही हूँ कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का कलेक्शन करना है। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है, यानी उन सबके नाम लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ये जो कलेक्शन है, जो भी कलेक्शन रहेगा, क्या ये सेट रहेगा? तो नहीं, ये सेट नहीं रहने वाला है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर मैं ये सेट बना रही हूँ तो हो सकता है मेरे लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वो होंगे जो क्लास में आंसर करते हैं प्रॉपरली, पर किसी दूसरे इंसान के लिए हो सकता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वो ही हो जो सिर्फ 80 के प्लस लाते हैं, या किसी थर्ड पर्सन के लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वही होंगे जो क्लास में टॉप 10 में आते हैं। तो सबके लिए इंटेलिजेंट होने की डेफिनेशन अलग अलग है ना। तो हम सेट बनाएंगे तो फिक्स नहीं बता पाएंगे कि ये पर्टिकुलर इंसान इस सेट में आएगा या नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो बात है, दिस इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड। इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। सपोज राम नाम का कोई लड़का है, उसको ये सेट में डालना है या नहीं, कंफ्यूज हो सकते हैं ना। किसी के लिए वो इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो ये जो कलेक्शन है ना, ये सेट नहीं है, ये सिर्फ कलेक्शन है, बट हम इसको सेट नहीं बोलेंगे बिकॉज ये कैसा है? वेल डिफाइंड नहीं है। पर वही अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, सिक्योरिंग 90% एंड अबाउ, तो ये जो कलेक्शन है प्रॉपरली वेल डिफाइंड है। उसमें तुम कौन से लोग डालोगे? वही सारे स्टूडेंट्स डालेंगे जिनको 90 या तो 90 के ऊपर परसेंटेज है। तो क्लियर हो जाएगा ना, वो स्टूडेंट को इसमें डालना है तो उसके लिए उसका परसेंटेज चेक कर लो। अगर 90 के बिलो है तो नहीं जाएगा, 90 या 90 के अबाव है तो वो इसमें जाएगा। तो कोई भी सेट बनाएगा तो सेम ही बनने वाला है, राइट? बोलने का मतलब ये जो कलेक्शन है ये कैसा हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। ऑब्वियसली एक स्टूडेंट एक ही बार जाएगा तो डिस्टिंक्ट भी हो गया। तो yes, this such type of collections become a set. Okay, तो set क्या है? It is a well defined collection of distinct objects. Correct? Well defined मतलब there is no confusion कि कोई particular element वो set में जाएगा या नहीं जाएगा। अब हम लोगों ने ये 10th स्टैंडर्ड में भी देखा है कि जो सेट होते हैं ना उनको जनरली हम कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेट होते हैं उनको ABCLMN whatever XY यू यूज कैपिटल लेटर्स, वेर एज उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसको हम जनरली स्मॉल लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं। ओके, अब सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम है ब्रेसेस फॉर्म और थर्ड नाम है लिस्टिंग फॉर्म। तो ये बहुत इजी होता है। इसमें क्या करना होता है? वो सेट का नाम लिखना होता है, कर्ली ब्रैकेट्स में वो सेट में जो भी एलिमेंट्स है ना उसको लिख देना होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6, ठीक है, 8 एंड सो ऑन। मैंने क्या किया? सारे इवन नंबर्स लिख लिए। 2 के बाद में के जितने भी इवन नंबर्स है ना उसका कलेक्शन है ये। तो ये तो सेट होगा। देखो वेल डिफाइंड है प्रॉपरली, हमको पता है कि इसमें कौन सा नंबर जाएगा। जैसे कि मैंने बोला 100 जाएगा, जाएगा। क्यों?
बिकॉज ये जो है वो सेट ऑफ इवन नंबर्स है, 2 से बड़े, 2 से बड़े, तो हमको कंफ्यूजन नहीं है ना कि कौन सा एलिमेंट जाएगा या नहीं, और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, तो ये सेट है। तो ये सेट को हमने क्या लिखा है, लिस्ट कर दिए, जो भी एलिमेंट्स ये सेट में जाएंगे ना उसको लिस्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, सेट को हमने किस प्रकार से लिख दिया, लिस्टिंग फॉर्म से लिख दिया। ओके, लिस्टिंग फॉर्म बोलो, ब्रेसेस फॉर्म बोलो, या रोस्टर फॉर्म बोलो। और वही सेट को लिखने का और एक तरीका है जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म और रूल मेथड। इसमें क्या होता है, हमको वो रूल लिखना होता है जो वो सेट के एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे रूल लिखना पड़ता है। जैसे कि पिछली बार हमने इवन नंबर्स लिए थे ना, तो वो सेम सेट को तुमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ए में क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स। ठीक है, उस तुमको पता है ना कि ये जो साइन होती है ये बिलोंग्स के लिए होती है। जैसे कि इफ यू राइटिंग दिस, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, इसको क्या रीड करना है, बिलोंग्स टू। और इसको कट कर रहे हो तो क्या रीड करना है, डज नॉट बिलोंग टू, क्या रीड करोगे, डज नॉट बिलोंग टू। जैसे कि इसको क्या रीड करना है, एक एलिमेंट है स्मॉल ए जो कैपिटल ए, ये सेट का नाम है, इसमें बिलोंग करता है। जैसे कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है 2, ये एलिमेंट 2 सेट ए में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। या एलिमेंट 3 सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये सिंबल किस चीज़ के लिए होता है, बिलोंग टू, ये बोलने के लिए, टू बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर अब हम देख रहे थे सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये वाला जो है इवन नंबर्स का कलेक्शन ग्रेटर देन 2, इसको अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कैसे रीड करना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, इसको क्या रीड करना, सच दैट। इसमें वो सारे एक्स होंगे जो कैसे होंगे, एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, और एंड एक्स इज एन इवन नंबर, एंड x इज एन इवन नंबर। ये जो सेट ए है इसमें कैसे एलिमेंट्स रहेंगे, 2 से बड़े भी होने चाहिए और 2 भी चलेगा, क्योंकि देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों दिया हुआ है ना, तो 2 भी चलेगा। और होने कैसे चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। तो क्या क्या आएगा इसमें, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया, ये सेम सेट जिसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, अब उसको हमने क्या कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, या रूल मेथड भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें ना हमको रूल बताना होता है जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स इस सेट के अंदर के फॉलो करते हैं। तो कुछ भी नहीं, कैसे लिखना होता है, वो सेट का नाम ले लो, उसमें एक्स वाई कुछ भी यूज कर सकते हो तुम, अल्फाबेट वेरिएबल, तो वो सारे एक्स जो पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, कैसे लिखोगे, सेट ऑफ ऑल एक्स जो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है सेट बिल्डर मेथड, राइट। तो सेट्स को लिखने के 2 मेथड होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म जिसको कहते हैं, या ब्रेसर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर, अलजेब्रिक या रूल मेथड। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। अब अगर कोई सेट है, उसके जो एलिमेंट्स है वो तुम काउंट कर पा रहे हो कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको हम काउंट कर पाए ना, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम काउंट कर पा रहे हो। पर जैसे कि अभी हम लोगों ने इवन नंबर का सेट लिया था, 2 4 6, 2 से बड़ा, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। ठीक है, तो वो जो सेट है ना, वो सेट फाइनाइट कब होगा, जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट रहेंगे, यानी काउंट कर सकते हो तुम उसको। और इनफाइनाइट कब होगा, जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, तो वो हो जाता है एक इनफाइनाइट सेट। ओके, अब नेक्स्ट ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं। पहला सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट, ये तो हमको बचपन से पता है कि नेचुरल नंबर्स यानी वो एलिमेंट्स जो पॉजिटिव होते हैं, लाइक 1, ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। करेक्ट, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन। Q stands for rational numbers, Q stands for rational numbers, rational numbers यानी वो सारे numbers जिसको तुम P by Q में रिप्रेजेंट कर सकते हो, where P और Q खुद नेचुरल नंबर है। समझ में आया। और इरेशनल मतलब जो रैशनल नहीं होते, मतलब तुम उसको P by Q में रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते हो, वो रिअकरिंग भी नहीं होता है, यानी इस टाइप का नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, और ना ही वो टर्मिनेट होगा,
मतलब ना ही वो रुकेगा, यानी या तो डेसिमल ही नहीं होगा, और होगा भी तो जैसे कि देखो ये रिकरिंग है, ये रिकरिंग है तो ये रैशनल नंबर में जाएगा। ये टर्मिनेटिंग है, रुक गया ना डेसिमल के बाद, तो ये भी रैशनल नंबर्स में जाएगा। बट जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रियाकर भी नहीं होते हैं। समझ में आया? जैसे कि अगर मैंने बोला 2.1437917 8, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, रियकर नहीं हो रहा है, और ना ही ये रुक रहा है, तो सच नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इस टाइप के नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। और रियल नंबर्स में सब आ जाता है, जो भी तुम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पॉइंट में हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, नेगेटिव हो, एवरीथिंग कम्स अंडर रियल नंबर्स। और एक होता है इंटीजर्स, जिसको कभी कभी आई या कभी कभी जेड से भी डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होते हैं, डेसिमल वाले पॉइंट वाले नंबर्स नहीं होते, जीरो होता है, 1 2 3 4 5, और -1 -2 -3 4 5, वो सब होता है इंटीजर्स में। सो इंटीजर्स में क्या होता है, सारे नेगेटिव बिना पॉइंट वाले नंबर्स, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। so this is what integers का सेट। ओके, नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट। ये भी इजी है। कुछ कुछ ऐसे सेट्स होते हैं ना जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि ये सेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये जो सेट है ना, ये क्या होगा, एम्प्टी सेट, और इसी को हम कहते हैं नल सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट भी कहा जाता है, कभी कभी ना इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। फाई मतलब क्या है, यही है एम्प्टी सेट, एक सेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, तो वो क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट, या इस सिंबल फाई से भी डिनोट किया जाता है एम्प्टी सेट को। समझ में आया? ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। और नॉन एम्प्टी यानी जो एम्प्टी नहीं है, यानी जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो या एक से ज्यादा हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, डजंट मैटर, इट जस्ट कि नॉन एम्प्टी सेट वो होगा जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो है, वो नॉन एम्प्टी। एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली है वो बिल्कुल, तो वो हो जाता है एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम होता है नल सेट। फिर है सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट का क्या मतलब होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे ये सेट है और इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, वन, तो ये हो जाता है सिंगलटन सेट। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे बी, इसमें मैंने डाला सिंगलटन ए, ठीक है, तो सिर्फ एक एलिमेंट इसके अंदर है, तो इस टाइप के सेट्स को क्या बोलते हैं हम, सिंगलटन सेट। ओके, अब ये क्या है देखो, एम्प्टी सेट, बताया ना मैंने, इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, यानी ये सेट तो है पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सेकंड, ये जो लिखा है मैंने जीरो, इसका मतलब क्या है, ये कोई सेट नहीं है, ऐसे ही जीरो लिखा है, जस्ट अ नंबर, ठीक है, ऐसे ही जीरो है, जस्ट कोई नंबर है। पर अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेट है जिसके अंदर जीरो एक एलिमेंट है। एलिमेंट पता है ना, सेट के अंदर की चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को, जो भी है वो, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये एक सेट है, एक्चुअली देखा जाए तो ये एक सिंगलटन सेट हुआ, क्योंकि ये सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, और कौन सा एलिमेंट है, जीरो। कुछ कुछ लोग ना इसको एम्प्टी सेट समझने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है, एम्प्टी थोड़ी है ना, उसके अंदर एक एलिमेंट जीरो, तो ये एक सिंगलटन सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जीरो। इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई सेट नहीं है, जस्ट अ नंबर विच इज जीरो। और ये एम्प्टी सेट है, ये सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब एम्प्टी है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें डिफरेंट है, बोलने का मतलब एम्प्टी सेट, जीरो नंबर, और सिंगलटन जीरो सेट, ये तीनों चीजें डिफरेंट है, दीज आर नॉट सेम थिंग्स। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं अभी, इक्वल सेट्स की। ओके, सो नाउ इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स, अब दो सेट्स होंगे तभी हम उनको इक्वल बोलेंगे। सपोज एक सेट ए है मेरे पास, एक सेट बी है, तो इसको मैं इक्वल कब बोलूंगी वो बताने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। सेट जो होता है ना, उसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ 1 7 9, और यहाँ मैं लिख रही हूँ 7 1 9, तो ये अलग अलग सेट्स नहीं है, ये दोनों सेम सेट्स हैं। क्यों सेम सेट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर भी वन है, इसके अंदर भी वन है, सेवन है और नाइन है, एलिमेंट्स सेम है ना दोनों के अंदर, तो ये जो सेट होता है ना, तो ये सेट क्या हो जाता है, एक ही सेट है ये। समझ में आया? भले ऑर्डर अलग है पर ये एक ही सेट है।
तो वैसे ही इक्वल सेट्स मतलब क्या होते हैं, जब ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स सेम हो। जैसे कि यहाँ लिख रही हूँ मैं 0, 1, 7, 100। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ 0, 7, 100। तो देखा जाए तो ए सेट के अंदर जो 4 एलिमेंट्स है और बी सेट के अंदर जो 4 एलिमेंट्स है वो सेम है ना। इसके पास 0 है तो इसके पास भी है, इसके पास 1 है तो इसके पास भी है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, पहले किसको भी लिखो, बट नंबर जो नंबर नहीं, जो एलिमेंट्स है वो सेम है। इसके जो एलिमेंट्स है वो ही इसके एलिमेंट्स है, तब हम इन दोनों सेट्स को क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। और ऐसा लिख भी सकते हो तुम। तो दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स सेम हो, तो एक भी अलग नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्वल। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखो काय की दी हुई है, सबसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डेफिनेशन काय की दी है, सबसेट की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा एक सेट है, ठीक है, अब ये सेट को मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, सिंगलटन ABCD लिख लिया। तो ये सेट है, ये सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट खुद एक सेट होगा, सबसेट भी खुद एक सेट होगा, सही बात है या नहीं। तो बेसिकली सबसेट होता क्या है, एक मिनट, हाँ, तो बेसिकली सबसेट क्या होता है, जो एक सेट है ना वो सेट का पार्ट होगा। जैसे कि ये सेट ए है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया A1 सपोज, यहाँ मैंने लिख लिया सिंगलटन ए। तो ये जो A1 है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए में बिलोंग कर रहे हैं ना, देखो ये स्मॉल ए इसमें बिलोंग कर रहा है। तो ये जो A1 है ना वो क्या हो गया, ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। A1 क्या हो गया, ए का सबसेट। सपोज मैंने यहाँ पे B1 लिखा, लिखा ए और एफ, तो ये B1 जो है ना ये ए का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों भी एलिमेंट्स ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं ना। तो यानी इसका पार्ट हुआ क्या, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पे एफ है। तो ए तो बिलोंग कर रहा है पर ये एफ जो है वो कैपिटल ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो B1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ कैपिटल ए। समझ में आया। तो किसी भी सेट के सबसेट्स कौन होंगे, वो सबसेट्स होंगे जिनके एलिमेंट्स वो बड़े वाले सेट में बिलोंग करते हो सारे, तब हम बोलेंगे कि वो उसका क्या है, सबसेट। जैसे कि अगर आप ए के सबसेट्स, कैपिटल ए के सबसेट्स बनाने जाओगे तो कैसे बनेगा, एक बनेगा सिंगलटन ए, एक बनेगा सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ये जो तीनों है वो इसके सबसेट्स है। सिंगलटन डी, एक ऐसा भी बन सकता है जिसमें दो एलिमेंट्स हो, तो हम ए और बी को डाल सकते हैं, या ए और सी को डाल सकते हैं, ए और डी को डाल सकते हो, ठीक है, फिर बी और सी को भी डाल सकते हो, देन सी और डी को भी डाल सकते हो। अब तीन वाले भी कलेक्ट कर सकते हैं, ABC, राइट, फिर ACD, ACD लो या ADC सेम है, मैंने बताया ना ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या होंगे, ए के सबसेट, क्योंकि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना वो ए में बिलोंग करते हैं। और सबसेट को ना इस वाले सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है, सबसेट्स को इस वाले सिंबल से डिनोट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे A1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे, ये A1, ये ए का क्या हो गया, सबसेट हो गया। B1 नहीं है ना, तो हम लिखेंगे B1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये साइन किसके लिए बिलोंग करती है, सबसेट के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये सब तो चलो तुम कलेक्ट कर लोगे, और एक बताओ कि अगर ये सेट ए की बात करें, मतलब अगर खुद मैं ए सेट की बात कर रही हूँ, तो ये ए सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो ए सेट में तो बिलोंग कर रहे हैं ना, यानी वो सेट का हर एलिमेंट खुद में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा ना। मतलब हर सेट जो होता है ना वो खुद का सबसेट होता ही है, क्योंकि ये बात डेफिनेशन को क्रॉस नहीं कर रही है ना। डेफिनेशन क्या बोल रही है, करके कोई भी एलिमेंट अगर उस बी में है, या कोई भी एलिमेंट सबसेट के जो भी एलिमेंट्स है ना वो बड़े वाले सेट में होने चाहिए। तो यहाँ पे भी तो करेक्ट है ना, ABCD इसमें भी है, ये सारे इसमें जा ही रहे हैं ना, करेक्ट। तो जो खुद होता है ना वो खुद भी अपना सबसेट होता ही है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या, एवरी सेट, every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. हर सेट खुद का सबसेट होता ही है।
ये बात क्लियर है आपको? और एक बात, जो एम्प्टी सेट देखा था ना हमने, ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है, तो वो भी जो होता है ना, वो हर सेट का सबसेट होता ही है। मतलब जब हम किसी भी सेट के सबसेट्स को कलेक्ट करते हैं ना, तो वो कलेक्शन में एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये तो समझ गया तुमको। वो कलेक्शन में एम्प्टी सेट भी आएगा। मतलब जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट ले लो, उसका सबसेट एम्प्टी सेट खुद होता ही है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी ये जो सेट है ए, जो एम्प्टी सेट है ना हमारा, वो क्या है, ए का सबसेट है ही। समझ में आई? दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो हर सेट खुद का सबसेट होता है, और वो सेट का एम्प्टी सेट तो सबसेट होता ही है। एम्प्टी सेट कोई भी सेट ले लो, एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता ही है। समझ में आया? तो जब भी किसी एलिमेंट, किसी सेट के सबसेट्स को कलेक्ट करोगे ना, तो किस टाइप से कलेक्ट करोगे? किसी भी सब एलिमेंट के सबसेट्स को कलेक्ट, तो क्या करना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सेट लिख लिया P, उसमें ले लिया 1 2 और 3। तो चलो इसके सबसेट्स कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख देना एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता ही है। तो ये इसका सबसेट होगा ही होगा। नाम दे सकते हो, सपोज P1, अब P2 नाम देना है मुझे। तो अब मैं सिंगलटन जमा करना चालू करूंगी। तो इसमें सिंगलटन 1, ये जो सेट है वो भी P का सबसेट है। फिर सिंगलटन 2, P2 सेट भी P का सबसेट है। सिंगलटन 3, ये भी P का सबसेट है। अब दो वाले कलेक्ट करना चालू करना, 1 2, ठीक है, फिर 2 3, और फिर क्या आएगा, 1 3। करेक्ट। इन दोनों को जमा करके एक सेट बनाओगे, वो भी तो इसके अंदर का ही है। तो P4 भी P का सबसेट है, 2 3 ये भी इसका सबसेट है, 1 3 ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, और कोई रह गया, 2 3 हो गया, 1 2 हो गया, और 1 3 हो गया। 2 2 3 1 3। ठीक है, अब 2 1 नहीं लिखना, 1 2 बोलोगे या 2 1 बोलोगे वो सेम बात हो जाती है। ठीक है, अब एक और सेट होगा। अरे यहाँ पे रिपीट हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6 और ये 7। अब होगा P8। ये जो P8 है वो पूरा 1 2 3, अभी दो नंबर के एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स वाले सेट्स कलेक्ट कर लिए, अब 3 एलिमेंट्स वाले बचे। तो ये जो P8 है 1 2 3, यानी खुद P हुआ ना ये, तो ये भी उसका सबसेट होता ही है। तो इस तरीके से सबसेट को तुम कलेक्ट कर सकते हो। तो देखो P में कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3। ऐसे सेट जो है इसके कितने सबसेट बने, P1 भी P का सबसेट है, P2 भी P का सबसेट है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सबसेट्स बने। क्लियर है यहाँ तक? कितने बने टोटल में, 8 सबसेट्स बने। ठीक है, कितने सबसेट्स बने टोटल में, 8 सबसेट्स बने। अब ये जो सबसेट्स है ना, इसमें ये वाला जो सबसेट है P8, ये जो है ये खुद P हुआ ना, ये जो सबसेट है P8 ये खुद P हुआ। तो ये जो सबसेट है ना, ये प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद P हुआ ना। समझ में आया? तो प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं? प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं, सारे सबसेट्स होंगे सिर्फ वो P को छोड़ के, यानी इसको छोड़ के ये जो भी 7 सबसेट्स है ना, ये P के क्या है, प्रॉपर सबसेट्स है। ये सब P के क्या होने वाले हैं, प्रॉपर सबसेट्स होने वाले हैं। और ये वाला जो सबसेट है खुद P, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। ये इसका इम्प्रॉपर, यानी हर सेट के पास एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है जो कि वो खुद। तो डिफरेंस समझ में आया प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में, प्रॉपर सबसेट मतलब वो सारे सबसेट्स जो वो सेट खुद को छोड़ के है, क्योंकि खुद वो सेट भी अपना सबसेट होगा ना, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ के जो बचे वाले सबसेट्स है वो सारे क्या होंगे, प्रॉपर। यानी एम्प्टी सेट भी एक प्रॉपर सबसेट है। ये सारे प्रॉपर सबसेट्स है, पर ये जो P खुद है ना, वो खुद का इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। यानी हर सेट के पास एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है ना, यानी वो खुद अपना सबसेट है ना, तो इस चीज को हम बोलते हैं कि ये उसका इम्प्रॉपर सबसेट है। समझ में आया? आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, सो और एक चीज ऑब्जर्व करो, और एक दो बातें बता देती हूँ मैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कार्डिनल नंबर। ये पहले ही बता देना चाहिए था, रह गया, अभी बता देती हूँ। विच इज कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी सेट में कितने एलिमेंट्स है वो काउंट करो।
वो जो नंबर मिलता है ना, तो वो उस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाता है। जैसे ये पी तुमने लिखा, तो ये पी में कितने एलिमेंट्स है? 3। तो कार्डिनल नंबर क्या हुआ पी का? 3। व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पी? व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पी? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पी इज 3। 3 क्यों हुआ? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। So the number of elements of a set represents its cardinal number। जैसे कि ये लिया अगर मैंने empty set, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है? 0। सो कार्डिनल नंबर ऑफ एन empty set, कार्डिनल नंबर ऑफ एन empty set इज 0। अब जैसे P2 सेट है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो P2 का कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 1। समझ में आया? तो यहाँ से मुझे आपको एक बात बतानी है कि कोई अगर सेट है, उसका, इसको ना ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक्स में। इसका मतलब क्या हुआ? पी का कार्डिनल नंबर बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पी का कार्डिनल नंबर, ऐसे 2 डैश बना के लिख दो, मतलब पी का कार्डिनल नंबर होता है। समझा? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? ए का कार्डिनल नंबर कितना है सेट के लैंग्वेज में? ठीक है, मॉड अलग होता है। सेट्स की थ्योरी जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम सेट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें इस तरीके की चीज को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो अब पी का कार्डिनल नंबर क्या है? 3। अगर पी का कार्डिनल नंबर 3 है ना, तो उसके सबसेट्स पता है कितने होंगे? 2 टू द पावर 3। कितने होंगे? 2 टू द पावर 3 मतलब 8। देखो ये जो सबसेट सेट है, इसके पास कितने एलिमेंट्स थे? 3। कितने सबसेट्स बने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स बने। 2 टू द पावर 3 भी क्या होता है? 8। मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर कोई सेट के पास, इफ सेट हैज n एलिमेंट्स, यानी उसका कार्डिनल नंबर n है, देन ये जो सेट होगा ना, देन दिस सेट विल हैव हाउ मेनी सबसेट्स? विल हैव 2 टू द पावर n सबसेट्स। 2 टू द पावर n सबसेट्स। क्लियर है यहाँ तक? मतलब अगर कोई सेट है, उसके पास में 2 एलिमेंट्स है, तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 4 सबसेट्स बनेंगे, क्योंकि 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा? 4। अगर सपोज कोई सेट है, उसके पास कितने एलिमेंट्स है? सपोज 5। तो जब ये सबसेट्स कलेक्ट करोगे तो कितने मिलेंगे? 2 टू द पावर 5 जितना भी होता है 32, उतने सबसेट्स वो ए सेट के मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब हम कहाँ पे थे? बैक टू आवर स्टडी विच इज, हाँ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट चीज